चलिए, आज से शुरू होगा हमारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। तो आज के पहले जो भी हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे दर्पण में। अब हम लोग पढ़ेंगे उसी चीज को लेंस में। ठीक है। अब तक जो पढ़ रहे थे उसमें हम ये पढ़ रहे थे कि प्रकाश एक माध्यम से जाती है और दर्पण से टकरा करके फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। अब जो हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में, उसमें प्रकाश एक माध्यम से फिर उसी माध्यम में नहीं लौटेगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जाएगी, तीसरे माध्यम से चौथे माध्यम में जाएगी। ठीक है। तो अब हम लोग दो या उससे अधिक माध्यमों की बात करेंगे। दर्पण में एक ही माध्यम की बात हुई। ठीक है। दर्पण में जब प्रकाश की किरणें आती थी तो दर्पण से टकराने के बाद वह उसी माध्यम में पुनः लौट जाती थी। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरणें जब किसी चमकीली सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अपवर्तन में वस्तु, प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से नहीं टकराएगी। यह जो है मने यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है। माध्यम से मेरा क्या मतलब है? माध्यम किसको बोलते हैं? हम लोग अभी वायु में बैठे हुए हैं, है ना। अब जब नदी के नीचे चले जाएंगे बैठने तो वहां पानी में बैठेंगे। कांच के घर के अंदर बैठेंगे तो फिर कांच के माध्यम में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसी को माध्यम बोलते हैं। ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो हवा है, तो हवा वाला माध्यम हुआ। ठीक है। और किरण आती हुई किरणें जो है वह हवा के बाद समुद्र में प्रवेश करेगी, तो हवा के बाद वह पानी में प्रवेश करेगी, है ना। इसी को हम माध्यम बोलते हैं। कोई माध्यम बहुत हल्का होता है, कोई माध्यम बहुत सघन होता है। ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है। एक सबसे पहली बात प्रकाश के बारे में कि प्रकाश की जो किरणें होती है वह हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की किरणें हमेशा किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। ये पहली बात है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ठीक है। अगली बात क्या है? जब प्रकाश की किरण, मतलब प्रकाश की किरण जब भी चलेगी तो वह क्या चलेगी? सीधी रेखा में चलेगी। चाहे वह किधर भी जाए लेकिन जाएगी वो सीधी रेखा में। ध्यान रहे इस बात का। ठीक है। अब दूसरी बात है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में आंशिक बदलाव आ जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तब क्या होता है? उसका क्या हो जाता है? रास्ता में चेंज हो जाता। ठीक है। मान के चलिए प्रकाश जब, ये मान के चलिए कोई एक, ये ऊपर में मान के चलिए वायु है, नीचे में मान के चलिए पानी है। अगर प्रकाश को इधर से आना है तो जाना तो चाहिए था इधर उसको, लेकिन उधर नहीं जाकर के थोड़ा वो मुड़ जाता। ठीक है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है तो उसके मार्ग में एक तरह का बदलाव होता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह इस अपवर्तन का उदाहरण आपके जीवन में बहुत सारा देखने को मिलता है। जैसे कि पानी से भरे ग्लास में जब आप कोई रड रखते हैं, क्या रखते हैं? रड रखते हैं, यहाँ पेंसिल रखा हुआ है, रड रखते हैं तो क्या दिखता है? बत्ती रखिएगा, क्या दिखेगा? पानी से बड़े बाल्टी में बत्ती रखिएगा तो कैसा दिखता है? पानी तक तो बत्ती ठीक दिखता है, लेकिन पानी के बाद का जो बत्ती है ना वो मुड़ा हुआ दिखेगा। देखे हैं कभी? है? ठीक है। चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण है हमारा, पानी से भरी बाल्टी में अगर आप एक सिक्का डालेंगे तो सिक्का आपको थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होगा। देखे हैं?
देखे होंगे, ठीक है। गिलासे में पानी भर के एगो सिक्का डाल के देखिएगा, गिलास ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। सिक्का नहीं भी रहेगा, खाली पेंदी देखिएगा तो पेंदी आपको ऊपर उठा हुआ नजर आता है, ठीक है, देखिएगा। तो ठीक है, वास्तव में सिक्का होता है यहां, लेकिन आदमी का जो आंख है वह इसको यहां देख पाता। क्यों क्यों देख पाता है? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है, हमारे माने दूसरे तरफ से हमारी आंख पर, और वह जब परावर्तित होकर के सिक्का पर पड़ेगा तब ना हमको जो है सिक्का दिखेगा, ठीक है। तो वो जो है आपको वास्तविक में सिक्का रहता यहाँ है, लेकिन जब देखिएगा आप तो आपको सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। सिक्का कहाँ ऐसा होगा? ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। ये काल्पनिक स्थिति है सिक्का का, ठीक है, क्योंकि हम जब देखेंगे तो हमारे देखने का जो किरण आएगा वो किरण यहां से तो इधर आना चाहिए, लेकिन वास्तविक में वो प्रकाश पानी के अंदर जाने के बाद मुड़ जाता है। तो वास्तव में मुड़ जाता है, इसलिए वास्तव में सिक्का यहाँ है, और हमको ऐसा लगता है कि सिक्का ऊपर उठा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि अब ये जो है हमारा जो देखने का किरण है वह किरण को जिस दिशा में जाना चाहिए उसी दिशा में सिक्का हमको वहां पर दिखेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये अगर आपका मान के चलिए, ये आपका मान के चलिए नीचे में अगर पानी है और ऊपर में यदि मान के चलिए वायु है, यहाँ पर मान के चलिए कुछ है, तो यहाँ से जब हम देखेंगे, ठीक है, तो ये हमको यहाँ नहीं दिखेगा। कहाँ दिखेगा? यह किरण हमारा आंख जहाँ पर होगा उस हिसाब से वो आंख के देखने का जो किरण आएगा वो किरण जहां तक जाएगा सिक्का के सीधा में वहीं पर हमको सिक्का नजर आएगा, ठीक है। ये इसका लॉजिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी में इसी तरह से, नदी में जब मछली रहती है और यहाँ पर बंसी लेकर के देखिए, ये मुन्ना है। कौन है? मुन्ना है, ठीक है। ये जो है बंसी लेकर के आया है और ये मछली फंसाना चाहता है। यहाँ बंसी लेके आया, इसका बंसी अभी यहाँ पहुँचेगा नहीं, ठीक है, बहुत दूर में है। वो मछली को देख रहा है, मछली उधर जा रहा है उसकी तरफ। मछली वास्तविक में यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन चूंकि इसके आंख का जो रे है, ठीक है, वो इस दिशा में होगा, इसलिए मछली उसको यहां दिखेगा। अगर इस मछली को देख करके तीर से निशाना लगाया जाए तो मछली को निशाना नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। इसीलिए पानी में जो मछली होता है उसको मारना आसान नहीं होता, पकड़ना भी आसान नहीं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का खेल है। ये क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात में जब आप तारों को टिमटिमाते हुए देखते होंगे, इसमें भी प्रकाश के अपवर्तन का ही खेल है, ठीक है। ये हम आगे चल करके आपको एक क्वेश्चन लिखाएंगे कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं, ठीक है। इस तरह का एक सवाल होता है, वीवीआई सवाल है ये। जब वो बताएंगे तब आपको हम समझाएंगे कि इसमें भी अपवर्तन का ही खेल है, ठीक है। चलिए, इसका हमको चित्र नहीं मिल सका, ठीक है। आपका ये अपना अनुभव होगा, ठीक है, कि आप सब घूड़ा लगाए होंगे ठंडी में। नहीं, आप ठंडी में घूड़ा लगाइए कि गर्मी में चूल्हा के पास जाइए, चूल्हा आग जहां पे जल रहा है उसके पीछे का चीज आपको हिलता हुआ प्रतीत होता है। कभी गौर किए हैं? ये भी प्रकाश के अपवर्तन का ही खेल है। यह भी जब हम तारों का टिमटिमाना समझाएंगे उस समय में ये आपको एक्चुअली में अभी इस बात पर
चर्चा हो जाए थोड़ा। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे क्या है, लॉ है, यहाँ पे क्या है, लॉ है, यहाँ पे लॉ है, और यहाँ पर मुन्ना है, यहाँ पर कौन है, मुन्ना है। ठीक है, यहाँ पे मुन्ना है, और यहाँ पे है एक गिलास, यहाँ पे क्या है, एक गिलास। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है एक गिलास। ठीक, अब देखिए होता क्या है, जब यहाँ पे लौ जलती है ना, तो इसके आसपास का जो वायु होता है वो हो जाता है गर्म। क्या हो जाता है, गर्म। और जब वायु हो जाएगा गर्म, तो वायु के अंदर का जो कण होगा, वायु मतलब वायुमंडल का जो कण होगा वो फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फैल जाएगा तब जो है प्रकाश की किरणों को जाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जहां पे वायु गर्म होगा वहीं पर किरण जाकर के थोड़ा मुड़ जाएगी। ठीक है, अब फिर जो है जहां पर ठंडा होगा तो वहां पर किरण थोड़ा सा फिर मुड़ जाएगी। ठीक है, तो जब यहां से आदमी देखेगा, ठीक है, पहले उसको ग्लास ऊपर उठेगा, और उसके बाद फिर जब यही किरण ठंडी हवा में पहुंचेगी, जहां तक लौ जहां तक है तो वहां से कुछ दूरी तक ना हवा गर्म होगा, तो जहां तक गर्म होगा वहां तक ग्लास ऊपर उठा हुआ नजर आएगा थोड़ा। देखने वाला किरण जैसे ही ठंडी हवा में प्रवेश करेगा, ठीक है, तो वहां पर ग्लास उसको थोड़ा नीचे, चूंकि कठिन हो जाता। हम आपको यह लॉजिक भी समझाना चाहते हैं। एक्चुअली में जब मान के चलिए गर्म होगा, वायुमंडल गर्म होगा, ठीक है, ठीक है, वायुमंडल क्या होगा, गर्म होगा। मान लीजिए ये आपके वायु का कण है, ये आपके वायु का कण है। ठीक है, ये आपके वायु का क्या है, कण है। ठीक, और जब हम पहले से ऐसा था ये कण, इधर भी ऐसा ही है, सब जगह कण ऐसा ही है वायु का, मान लीजिए। ठीक है, सब जगह ऐसा ही है, हम उतना कर नहीं सकेंगे। ठीक, और यहाँ पर हम क्या किए, एक लॉ चला दिए, यहाँ पे क्या किए, एक लॉ जला दिए। तो इस लॉ के कारण क्या होगा, ये जो कण है ये कण फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फैल करके क्या हो जाएगा, ऐसा दिखाते हैं, ऐसा। ठीक है, और इधर का जो किरण है वो आपको थोड़ा ज़्यादा घना होगा, थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा घना होगा, है कि इधर का वायु ठंडा है ना, इधर का वायु ठंडा है, तो ठंडा है तो इधर का कण जो है घना होगा। आप देखते होंगे पानी को उबालते हैं तो पानी खोलने लगता है, क्यों खोलने लगता है, क्योंकि उसके अंदर का कण जो है वो गतिशील हो जाता है, इसी वजह से खोलने लगता है। तो जब हम इस वायु के बगल में भी, घने वायु के बगल में भी, सघन वायु के बगल में भी जब हम लौ जला देंगे तो लौ क्या करेगा, लौ क्या करेगा, इस वायु को गर्म कर देगा, गर्म करेगा तो ये वायु क्या होगा, फैलने लगेगा, फैलने लगेगा तो इधर से किरण को जाने में आसानी हो जाएगी, किरण को जाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम मिटाना चाहते हैं एक बार, इसको यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा गर्म होगा, यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये विक्षेपण दिखाएगा, किरण विक्षेपण दिखाएगा। ठीक है, विक्षेपण दिखाएगा, जैसे ही यहाँ आएगा ना तो फिर वो इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर का वायु ठंडा है, और यहाँ से आगे जाने में जब किसी को कठिनाई होगा तो वो रास्ता चेंज करेगा। ठीक है, हम जब साइकिल से चल रहे होते हैं तो क्या होता है, जहां पर खाली होता है सीधे चलते हैं, जहां पर भीड़ होता है बगल होते हैं। अरे यही बात किरण में भी होती है, जब उसको कण जो है मतलब गर्म कण मिलता है तो उसको ज्यादा जगह मिलता है जाने के लिए, तो कम ही रास्ता बदलता है, और जब घना कण मिल जाता है, सघन कण मिल जाता है, तब उसको ज्यादा रास्ता चेंज करना पड़ता है। और इसी ज्यादा रास्ता चेंज करने के कारण जो है, इस बीच में अगर मान के चलिए कि गिलास रखा होगा तो ये गिलास क्या होगा, हिलता हुआ नजर आएगा। क्या होगा, ये गिलास हिलता हुआ, इसीलिए लौ के पीछे का जो वाकया होता है, वस्तु होती है, वह हिलता हुआ प्रतीत होता है। कैसा होता है, हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इस लॉजिक को भी समझिए। अब आप यहीं से यह भी समझ गए होंगे कि सघन माध्यम और सरल माध्यम दोनों में अंतर होता है। ठीक है, सरल माध्यम में किरणों, प्रकाश की किरणें आसानी से चली जाती है, लेकिन सघन माध्यम में उनको जाने में कठिनाई होती है, इसलिए उसके मार्ग में थोड़ा सा विक्षेपण होता है। विक्षेपण बोले तो बदलाव होता है। ठीक है, अब इसी आधार पर जो है प्रकाश की चाल जो है बनती है। ठीक, इसी आधार पर क्या होती है, प्रकाश की
चाल बनती है। और ये बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आपको याद रखना चाहिए इन चीजों को। प्रकाश की चाल जो होती है यह विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई माध्यम बहुत ज्यादा हल्का होता है और कोई माध्यम बहुत ज्यादा सघन होता है। ठीक है, हल्का मतलब सरल होता है, सरल, ठीक है, विरल एक ही बात हुआ, सरल या विरल एक ही बात हुआ। ठीक है, तो कोई माध्यम बहुत अधिक सरल होता है और कोई माध्यम बहुत अधिक सघन होता है। अगर सबसे ज्यादा सरल की बात करें तो हवा वाला माध्यम होता है, क्योंकि प्रकाश की चाल इसी में सबसे ज्यादा है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड भी मिलेगा। ये आपका किलोमीटर प्रति सेकेंड है, आई किलोमीटर प्रति मीटर प्रति सेकेंड है। अच्छा, तभी से घंटा बोल रहे थे क्या? नहीं, गलती हो गया। ठीक है, तो वायु प्रकाश की चाल जो वायु में होती है वो क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और इसको यदि मीटर में बदला जाए तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में 3 लाख और मीटर में 3 गुना 10 के पावर 8 ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इससे ज्यादा तेज किसी माध्यम में हवा सॉरी प्रकाश की किरणें नहीं चल पाती है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो आपको होती है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको आप 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। और कांच जो है उससे भी ज्यादा सघन हो जाता है, तो ये आपका जो है होता है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसमें आपको है। हेलो, हाँ, हाँ। ठीक है, अगर हवा में प्रकाश की चाल की बात की जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल की बात की जाए तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और यदि कांच में प्रकाश के चाल की बात की जाए तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इस हिसाब से हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। ठीक है, ये कि क्योंकि हवा में सबसे अधिक प्रकाश की चाल है, तो इसका मतलब हवा सबसे अधिक विरल माध्यम हुआ। ठीक है,
ये आपका हवा की विरलता हम लिख रहे हैं, हवा की सघनता लिख रहे हैं, हवा की सघनता। यहां लिखिए पानी की सघनता, और यहां लिखिए कांच की सघनता। अब बताइए कि सबसे कम हवा की सघनता होगी, उससे ज्यादा पानी की सघनता होगी, कहा कि पानी में हवा से कम हो गया चाल, प्रकाश की चाल पानी में हवा से कम हो गया, तो पानी जो है वह थोड़ा ज्यादा सघन हो जाएगा, और पानी से भी ज्यादा सघन कौन हो जाएगा? कांच हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। ये आपका सघनता और विरलता को इस बात से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जो माध्यम जितना सरल होता है, ठीक है, जो माध्यम जितना सरल होता है, प्रकाश की चाल उस माध्यम में उतना ज्यादा क्या होता है? तेज होता है, अधिक होता है। और जो माध्यम जितना ज्यादा सघन होता है, प्रकाश की चाल उस माध्यम में उतना ही कम होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रकाश सबसे कम हवा हवा की सघनता है, तो यहां पर प्रकाश की चाल क्या होगी? सर्वाधिक होगी। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और पानी में उससे कम, कांच में उससे भी कम। ठीक है, ये हो गया सघनता और विरलता की बात। अब आपको हम बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, मान लीजिए ये है वायु, ये क्या है? वायु वाला माध्यम है, ऊपर वाला माध्यम, समुद्र के ऊपर वाला माध्यम है, और ये मानिए समुद्र के नीचे, समुद्र के सतह से नीचे वाला माध्यम। मानिए एक आपतित किरण इधर से आती है, ठीक है, एक आपतित किरण मानिए इधर से आती है, ठीक है, इस दिशा में आती है। ठीक है, तो वो जैसे ही पानी पर पड़ती है, तो पानी पर पड़ने के बाद वो थोड़ा क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन की यदि बात करें, तो उसका परिभाषा यही होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके मार्ग में आंशिक बदलाव होता है। ठीक है, देखिए वो इस तरफ आ रही थी, तो उसको इस तरफ जाना चाहिए था, जाना इस तरफ चाहिए था, लेकिन वो इस तरफ नहीं जा करके इस तरफ गया। ये हम एक काल्पनिक रेखा खींच करके आपको बताए हैं कि इधर जाना चाहिए था, लेकिन उधर नहीं गया, इधर गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, और इसमें एक बात हमको बताना रह गया, क्योंकि ये हल्का माध्यम है और ये भारी माध्यम है। ठीक है, वो आगे शायद होगा, उसके लिए आपतित किरण है। ठीक है, आगे पार्श्विक विस्थापन अपवर्तनांक नहीं दिया हुआ है आगे जगह। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर हम और सीखेंगे, ये यहीं पर लिख देंगे। ठीक है, प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से, सरल माध्यम से, सरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। आइए इसको देखते हैं। ठीक है, यहां देखिए, ये आपका जो है, ये आपतित किरण है, यहां आने के बाद वो इधर मुड़ गया। ठीक है, तो इधर मुड़ गया। इस बिंदु पर यदि एक लाइन खींचा जाए, ये अभिलंब हम खींचे हैं, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर यदि एक लाइन खींचा जाए, काल्पनिक रेखा खींची जाए, तो यह अभिलंब होगा। और ये आपतित किरण जो है, जिस बिंदु पर
पानी पर आने के बाद जो पानी में अंदर प्रवेश करने के बाद जो मुड़ गई है वो किधर मुड़ी है देख लीजिए, अभिलंब की ओर। ये अभिलंब है ना, अभिलंब की ओर मुड़ी है। ई वायु था, ई सरल माध्यम था। ई कौन सा माध्यम था? सरल माध्यम था। ई कौन सा माध्यम है? वायु की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा सघन माध्यम है। तो जब सरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण प्रवेश किया है तो वह मुड़ गया, लेकिन किधर मुड़ा? अभिलंब की तरफ मुड़ा है। इस बात का ध्यान रहा। अभिलंब ऑब्जेक्टिव में ये सब चीज पूछा जा सकता है। हम जितना बात बता रहे हैं उसमें से कुछ भी पूछ देगा, इसका कोई गारंटी नहीं। क्या पूछेगा? हम हर बिंदु को बताते हुए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ देगा ये मुश्किल है कहना, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें जब सरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह किधर मुड़ जाएगी? अभिलंब की ओर। अब देखिए उसी का उल्टा सोचिए, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सरल माध्यम में जाएगी, मतलब इससे इसमें जाएगी, तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक उल्टा होगा। ठीक क्या होगा? उल्टा होगा। यहाँ पे हम इस बात को भी लिख देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस बात को भी लिख देना चाहते हैं कि प्रकाश की किरणें जब सरल माध्यम से नहीं, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से सरल, इसी को विरल भी कहते हैं। सरल माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तो अभिलंब से, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हट जाती है। चलिए, अब प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हम कर ही दिए हैं, ठीक है। अब यदि प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा अगर देखा जाए, पहले हम लोग जो जाने थे कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में एक तरह का आंशिक बदलाव आता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस बात को हम यहाँ पर लिख देना चाहते हैं एक बार और। प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके मार्ग में बदलाव, आंशिक बदलाव के मार्ग में आंशिक बदलाव आता है, आंशिक बदलाव आता है, ठीक है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। चलिए, अपवर्तन में अब हम लोगों को जानना है आपतित किरण, अभिलंब, वायु, अपवर्तित किरण, ठीक है। इस तीनों बारे में, फिर इसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं, इस बारे में भी जानना है। इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, इस बारे में भी जानना है, ठीक है। यहाँ पर आप दे दीजिए, यहाँ पे आप ए दे दीजिए, यहाँ पर आप ओ दे दीजिए और यहाँ पर आप बी दे दीजिए, ठीक है। प्रेस कर दिए, है ना। यहाँ पर आप क्या करिए? बी दे दीजिए,
और यहाँ पर आप क्या करिए, बी डैश दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका काल्पनिक अपवर्तित किरण हो जाएगा, किरण हो जाएगा, और ओरिजिनल अपवर्तित किरण यही है, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो अब हमको जानना है, यहाँ एन दे दीजिए, इसको एन से सूचित करते हैं विलंब को। पहले भी हम लोग इस चीज़ को जान चुके हैं। अब हम लोग आपतित किरण की परिभाषा जानेंगे। आपतित किरण की परिभाषा बोलिए क्या होनी चाहिए। उस वाला परावर्तन में भी हम लोग आपतित किरण का परिभाषा पढ़े थे कि प्रकाश से दर्पण से टकराने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, यही ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो माध्यम को जो है अलग कर रहा है एक लाइन, आपको वो नजर आया क्या, देखिए तो एक लाइन है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है, वो वाला नजर आया आपको, देखिए तो आया नजर क्या, ये वाला, ये दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, दिख रहा है बढ़िया से। ठीक है, तो दो माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह आपको दिख रही है, ये वाली, इस सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, लिखेंगे आपतित किरण में क्या लिखेंगे, दो माध्यमों को, दो माध्यमों को, दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली, तो यहां से लिखेंगे तो ठीक है, पड़ने वाली, पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, चित्र में, चित्र में आपतित किरण का क्या नाम हुआ था चित्र में, देख लीजिए एक बार और, ए ओ, चित्र में ए ओ, किरण ए ओ आपतित, आपतित किरण है। अब है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर, ठीक है, टकराती है वही आपतित किरण है ना, आपतन बिंदु है। एक आपतित किरण, आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु से, जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में, चित्र में बिंदु, कौन सा बिंदु, ओ आपतन बिंदु है ना, बिंदु ओ
आपतन आपतन बिंदु है। चलिए, अभिलंब, अभिलंब किसको बोलते हैं? ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, नहीं, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब कहा जाता है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा, चित्र में कौन सा है अभिलंब? चित्र में ON अभिलंब है। चलिए, अपवर्तित किरण को देखेंगे। अपवर्तित किरण किसको बोलते हैं? दूसरे माध्यम में जो किरण होगी वही ना होगा अपवर्तित किरण। देखिए, अपवर्तित किरण नजर आया है? दूसरे माध्यम में जो होगा, ठीक, आप कह सकते हैं दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को आप अपवर्तित किरण, हाँ, मुड़ करके गई है तो मुड़कर उसमें जोड़ देंगे। ठीक, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण, मुड़कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। चलिए, अब आपको हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण बताना चाहते हैं। आपतन कोण, और देखिए कोण अभिलंब से बनता है। कोण किससे बनता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के का जो बीच का कोण होगा ये होगा आपतन कोण, और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण जो होगा वो होगा अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, यही बात हम लिख देंगे। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, चित्र में, अब इसके आगे चित्र निकालते हैं क्या? क्या हो जाएगा? चित्र में AON, यही है ना? यहाँ पे A है आपका, यहाँ पे O है, यहाँ पे N है। AON आपतित किरण है।
नहीं सॉरी, आपतन कोण है। चित्र में कोण AON, आपतन कोण है। चलिए अपवर्तन कोण पर चलेंगे, अपवर्तन कोण पर चलेंगे। अपवर्तन कोण क्या है? अपवर्तन कोण क्या है? तो अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच वाला कोण, ठीक है। अभिलंब तथा अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। इसे R द्वारा सूचित करते हैं ना, अपवर्तन कोण को R द्वारा सूचित किया जाता है। अपवर्तन कोण को R द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। चित्र में यहाँ पे कुछ दे देंगे ना, N डैश दे देते हैं, N डैश OB, है ना। ठीक है। चित्र में N डैश OB अपवर्तन कोण है, ठीक है। चलिए यहां तक लिख लीजिए।